हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम व्यवसाय के एक नए स्वरूप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, व्यवसाय के अन्य स्वरूपों को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में कि भाई कंपनी क्या होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की होती है और इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कंपनी में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कई तरह की कमियां आई, जैसे कि पूंजी की अपर्याप्तता, अत्यधिक जोखिम यानी कि हाई रिस्क, इनसफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट, व्यवसाय के एक नए स्वरूप पार्टनरशिप का क्या हुआ, जन्म हुआ। उसी तरह आगे चलकर व्यवसाय के अंदर होने वाले निरंतर विकास और प्रगति के कारण पार्टनरशिप के अंदर भी कई तरह की लिमिटेशंस सामने आई, जैसे कि पूंजी की सीमितता, लिमिटेड कैपिटल, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इन सब सीमाओं के कारण, पार्टनरशिप की इन सब सीमाओं के कारण एक ऐसे व्यावसायिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, क्योंकि भाई जो व्यवसाय है वो निरंतर प्रगति कर रहा था। व्यवसाय का क्षेत्र निरंतर रूप से क्या होता जा रहा था स्टूडेंट, व्यापक होता जा रहा था। भाई व्यवसाय के निरंतर प्रगति करने के कारण जिस तरह एकल स्वामित्व के बाद साझेदारी का जन्म हुआ, उसी तरह व्यवसाय की निरंतर प्रगति करने के कारण, व्यवसायिक क्षेत्र की निरंतर बढ़ोतरी होने के कारण साझेदारी के बाद एक ऐसे व्यावसायिक स्वरूप की आवश्यकता महसूस की जाने लगी स्टूडेंट, जिसमें पूंजीदाता का निवेश सुरक्षित रहे, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसकी कैपिटल क्या रहे स्टूडेंट, सिक्योर रहे। दायित्व उसका क्या रहे, सीमित रहे, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी रहे। उसकी पर्सनल असेट्स बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए लायबल ना हो, यानी कि उसकी जो व्यक्तिगत पूंजी है वो सुरक्षित रहे और वो जितनी पूंजी व्यवसाय में लगाता है केवल उतनी पूंजी तक ही उसकी जोखिम रहे। इसे हम कहते हैं सीमित दायित्व, यानी कि व्यवसाय के दायित्वों को चुकाने के लिए उसकी व्यक्तिगत पूंजी काम में ना आए, इसे ही हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट, ऐसे व्यावसायिक स्वरूप की आवश्यकता समय के साथ महसूस हुई, जिसमें पूंजीदाता का निवेश क्या रहे, सुरक्षित रहे, दायित्व उसका क्या रहे, सीमित रहे, कुशलता के अभाव में भी वह लाभ कमा सके, यानी कि स्किल्स ना होने के बावजूद भी वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कर सके स्टूडेंट, प्रॉफिट को अर्न कर सके। ऐसे व्यावसायिक स्वरूप की आवश्यकता जो है वो पार्टनरशिप के बाद महसूस की जाने लगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पार्टनरशिप के बाद एक नए व्यावसायिक स्वरूप का उदय हुआ, ओरिजिन हुआ, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट कंपनी। तो हमको ध्यान रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस के कारण व्यवसाय का जो स्वरूप आया वो कहलाता है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की लिमिटेशंस के कारण व्यवसाय का एक नया स्वरूप जो आया उसे हम कहते हैं स्टूडेंट कंपनी। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस व्यावसायिक स्वरूप का जो प्रारंभ है वो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से हुआ। हमको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई भारत में इस स्वरूप का आरंभ कब हुआ, यानी कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से इंडिया के अंदर इस स्वरूप का प्रारंभ हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उदय है वह एक शाही अधिकार पत्र के माध्यम से हुआ था, जिसे ब्रिटिश सम्राट ने जारी किया था, जिसे हम कहते हैं रॉयल चार्टर।
ये कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो इसी कंपनी के आने के साथ ही भारत में इस व्यावसायिक स्वरूप की क्या हुई थी स्टूडेंट, स्थापना हुई थी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भारत में इस स्वरूप की स्थापना कब से हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने के लिए आई, तब से भारत में इस स्वरूप की क्या हुई स्टूडेंट, शुरुआत हुई। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के अंदर क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस प्रारूप के सफल संचालन के लिए। देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि भाई व्यवसाय जो है वो निरंतर क्या कर रहा था, प्रगति कर रहा था। व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। तो व्यवसाय के क्षेत्र के निरंतर बढ़ने के कारण, व्यवसाय में होने वाली प्रगति के कारण, यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण, इस स्वरूप के अंदर भी कई तरह की चुनौतियां जो हैं वो सामने आई। तो इस व्यावसायिक स्वरूप का सफल संचालन करने के लिए एक अधिनियम, एक एक्ट की क्या हुई, आवश्यकता महसूस हुई। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद ने इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसके सफल संचालन के लिए एक एक्ट बनाया जिसे हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्टूडेंट ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1844 क्या किया, पारित किया। तो विश्व में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम बनाने वाला देश कौन सा है, तो हमको ध्यान रखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन में सर्वप्रथम कंपनी एक्ट बना, और वो कब बना स्टूडेंट, 1844 में बना। और उस एक्ट का नाम क्या था, जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1844। इसी आधार पर हम जानते हैं स्टूडेंट, इसी आधार पर हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से हुकूमत करने लग गई थी, ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित होने लग गया था और हो ही गया था लगभग लगभग। तो स्टूडेंट इसी परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, तो जब ब्रिटेन में फर्स्ट कंपनी एक्ट बना, इसी आधार पर हमारे भारत में भी एक एक्ट पारित किया गया जिसे हम कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनीज अधिनियम 1850 बनाया गया। हमारे भारत के लिए भी क्या किया गया, एक कंपनी एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट का नाम क्या है, संयुक्त पूंजी कंपनीज अधिनियम 1850। तो भारत का फर्स्ट कंपनी एक्ट कब बना स्टूडेंट, 1850 में बना। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम कंपनी एक्ट कहां पर बना, कब बना, तो हमारा आंसर होगा ब्रिटेन। और कब बना स्टूडेंट, 1844 में बना। और भारत के लिए फर्स्ट कंपनी एक्ट कब बनाया गया, भारत के लिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के लिए फर्स्ट कंपनीज एक्ट कब बनाया गया, तो 1850 में बनाया गया। ये आपको याद रखना है। तो भारत का फर्स्ट कंपनी एक्ट कब बना था, 1850 में बना था। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इनमें सीमित दायित्व के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल था उसको इस एक्ट में स्वीकार नहीं किया गया। इसी कमी को दूर करने के लिए इंग्लैंड के अंदर एक नया कंपनी एक्ट बनाया गया स्टूडेंट 1855 में। भाई देखो 10 साल बाद 1844 के अंदर ब्रिटेन में पहला कंपनी एक्ट बना, लेकिन इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया था। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन में 10 साल बाद एक नया कंपनी एक्ट बना, वो बना 1855 में। और भारत में भी एक नया कंपनी एक्ट बना 1857 में। तो भारत का फर्स्ट कंपनी एक्ट 1850 में बनाया था, उसमें भी लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट नहीं था, प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया था। तो भारत में न्यू कंपनी एक्ट कब बना, 1857 में बना। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट को स्वीकार किया गया, लेकिन
बैंकिंग और बीमा कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद बैंकिंग और बीमा कंपनियों को शामिल करते हुए एक नया कंपनी एक्ट 1860 में बना। तो स्टूडेंट यहां पर हमको समझना क्या है कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई वर्ल्ड में, विश्व में सर्वप्रथम कंपनी एक्ट किस देश में बना और कब बना, तो हमारा आंसर होगा ब्रिटेन। और ब्रिटेन में कब बना स्टूडेंट? 1844 में बना। ठीक है, यह आपको याद रखना है। भारत के अंदर कब बना? 1850 में बना, इसी आधार पर, क्योंकि हमारे भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ही ब्रिटेन में बना, उसके 6 साल बाद हमारे भारत के लिए भी एक कंपनी एक्ट बनाया गया। तो भारत में फर्स्ट कंपनी एक्ट कब आया स्टूडेंट? 1850 में आया। और भारत में इस स्वरूप की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1600 ईस्वी। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार करने के लिए सन 1600 ईस्वी में आई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत में शुरुआत 1600 ईस्वी में हुई और भारत के लिए फर्स्ट कंपनी एक्ट कब बनाया गया? 1850 में, यानी कि 250 साल बाद। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन इन दोनों ही एक्ट के अंदर क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी का प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने एक नया कंपनी एक्ट कब बनाया? 1855 में बनाया। और उसी के साथ भारत में एक नया कंपनी एक्ट कब बना? 1857 में बना, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 1857 की क्रांति हमने पढ़ी है स्टूडेंट। तो उस समय ऐसे याद कर लेंगे कि भारत में सेकंड कंपनी एक्ट कब आया? 1857 में आया। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी के प्रिंसिपल को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इसमें बैंकिंग कंपनीज को और इंश्योरेंस कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया गया। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को इंक्लूड करते हुए जो कंपनी एक्ट बनाया गया स्टूडेंट, वो 1860 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1860 में बनाया गया। तो स्टूडेंट ये आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि भारत में कंपनी एक्ट कब कब बने। तो भारत में पहला 1850 में, दूसरा 1857 में, थर्ड 1860 में। और वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले कहां बना? ब्रिटेन में 1844 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद भी भारत के अंदर नए कंपनी अधिनियम 1866 में, 1882 में और 1913 में इंग्लैंड के समकक्ष बनाई गई, क्योंकि हमारे भारत में ब्रिटेन की सत्ता थी स्टूडेंट। तो जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर कंपनी एक्ट बनते थे, उनमें अमेंडमेंट करके नया कंपनी एक्ट बनाया जाता था। वैसे ही भारत में भी उसके पैरेलल क्या किया जाता था? नए कंपनी एक्ट को क्या किया जाता था? लागू किया जाता था। तो ये हमको याद रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप समझें, भारत में फर्स्ट कंपनी एक्ट 1850 में आया। उसके बाद 1857 के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आया, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को अलग रखा। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड करके 1860 में आया, और उसके बाद 1866 में आया, और उसके बाद 1882 में आया, और उसके बाद 1913 में आया। तो यानी कि अगर मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात करूं, तो इंडिपेंडेंस से पहले भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 में। तो 1947 से पहले यदि हम देखें स्टूडेंट, तो भारत में कितने कंपनी एक्ट आए? 1 2 3 4 5 6 कंपनी एक्ट भारत के अंदर लाए गए या भारत के लिए बनाए गए ईस्ट इंडिया ब्रिटेन के द्वारा। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में कितने कंपनी एक्ट आए। भाई फर्स्ट कंपनी एक्ट आया 1850 में, फिर इसको खत्म करके नया कंपनी एक्ट 1857 में, फिर 1857 के बाद 1860 में, 1860 के बाद 1866 में, उसके बाद 1882 में, और फिर 1913 में। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट,
यहां से पब्लिक कंपनीज के लिए ऑडिटिंग को अनिवार्य किया गया। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये दो हो गई, फर्स्ट कंपनी एक्ट 1850, और ऐसा कौन सा कंपनी अधिनियम है जहां से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग को कंपलसरी किया गया, तो वो एक्ट है 1913। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में नया कंपनी अधिनियम बनाने के लिए सरकार ने श्री C.H. भाभा, श्री C.H. भाभा, इनका नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमको, और ये एक पारसी व्यवसायी थे, तो इनका C.H. भाभा का नाम अपन को याद रखना है। तो इनकी अध्यक्षता में सरकार ने अक्टूबर 1950 में विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने 1952 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1956 में सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर नया कंपनी अधिनियम 1956 पारित किया, जो 30 अगस्त 2013 तक प्रभावी रहा। तो स्टूडेंट, हमने बात की थी कि स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत के अंदर 6 कंपनी अधिनियम आए। कितने आए? 6 कंपनी अधिनियम, 1850, 57, 60, 1866, 1882 और 1913। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ हमारे भारत के अंदर? क्या हुआ? सरकार ने श्री C.H. भाभा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया अक्टूबर 1950 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1952 में, और इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया 1956 में। तो सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक नया कंपनी अधिनियम जो बनाया, उसे कंपनी अधिनियम 1956 कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाया गया कंपनी एक्ट जो था, वो था कंपनी एक्ट 1956। और ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था? श्री C.H. भाभा की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम के अंदर 658 धाराएं यानी कि 658 सेक्शंस थे, और 15 अनुसूचियां यानी कि 15 शेड्यूल्स थे। ठीक है स्टूडेंट, और ये कब तक प्रभावी रहा यानी कि इफेक्ट में रहा? ये 30 अगस्त 2013 तक इफेक्ट में रहा। स्टूडेंट, ये हमको ध्यान रखना है। फिर कंपनी एक्ट 2013 आ गया। तो हमको ये याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाया गया कंपनी अधिनियम कौन सा था? कंपनी अधिनियम 1956 था, जो 30 अगस्त 2013 तक क्या रहा? प्रभावी रहा, क्योंकि 30 अगस्त 2013 को एक नए कंपनी अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई, जिसे हम कंपनी अधिनियम 2013 कहते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि इसके बाद कंपनी अधिनियम 1956 को प्रतिस्थापित करने हेतु नया कंपनी विधेयक लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को, यानी कि 1956 का जो कंपनी एक्ट था, उसे रिप्लेस करने के लिए एक नया कंपनी अधिनियम, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, कंपनी एक्ट 2013, इसका जो विधेयक था वो लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर 2012 को क्या किया गया? पारित किया गया। राज्यसभा द्वारा उसे 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया। इसे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति 29 अगस्त 2013 को प्रदान की, और 1 अप्रैल 2014 से ये क्या हुआ स्टूडेंट? लागू हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई नया कंपनी अधिनियम कब से लागू हुआ पूर्ण रूप से? तो हमको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2014 से ये भारत में क्या हुआ? लागू हुआ। इसमें 29 अध्याय यानी कि 29 लेसन्स, 470 धाराएं यानी कि 470 सेक्शंस, और 7 अनुसूचियां यानी कि 7 शेड्यूल्स हैं। और वर्तमान में हमारे भारत में जो कंपनी अधिनियम चल रहा है, वो कंपनी अधिनियम 2013 है स्टूडेंट।
तो ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई कंपनी का व्यावसायिक स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई और कंपनी अधिनियम कैसे कैसे भारत में बनाए गए। तो भारत का पहला कंपनी अधिनियम 1850 में, उसके बाद दूसरा 1857 में, तीसरा 1860 में, चौथा 1866 में, पांचवा 1882 में और छठा 1913 में। ये स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता के बाद श्री C.H. बाबा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी एक्ट 1956 लाया गया और फिर जो नया कंपनी एक्ट है 2013, इसे लोकसभा ने स्वीकृति दी 18 दिसंबर 2012 को, राज्यसभा ने स्वीकृति दी 8 अगस्त 2013 को और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी 29 अगस्त 2013 को। और 30 अगस्त 2013 से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये प्रभावी हो गया और 1956 वाला कंपनी एक्ट खत्म हो गया और इस अधिनियम को यानी कि कंपनी अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया गया 1 अप्रैल 2014 से और वर्तमान में हमारे भारत में यही कंपनी अधिनियम चल रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगर प्रमुख विशेषताओं की हम चर्चा करें स्टूडेंट कि 1956 के बाद जो कंपनी एक्ट 2013 आया है, इनमें किन किन बातों को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, व्यवसाय के स्वरूप में निरंतर क्या आ रहा है, एक तरीके से प्रगति हो रही है, व्यवसायिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो नई नई चुनौतियां भी सामने आती जा रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवसाय के इस स्वरूप का संचालन सफल रूप से संचालन करने के लिए ही हमने समय समय पर कई कंपनी अधिनियम बनाए हैं। तो उसी में हमने कंपनी अधिनियम 2013 भी बनाया, जैसा कि अभी हमने देखा। तो इस अधिनियम 2013 में किन किन बातों को शामिल किया गया है, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से इसमें स्थानापन्न प्रविवरण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोस्पेक्टस होता था जो कंपनीज इशू कर सकती थी, उस प्रोविजन को इसमें क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। स्टूडेंट, ये प्रमुख विशेषताएं आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। तो कंपनी एक्ट 2013 में सबसे पहला चेंज क्या किया गया है स्टूडेंट, सबसे पहला चेंज ये किया गया है कि स्थानापन्न प्रविवरण का जो प्रावधान था, सब्स्टिट्यूट प्रोस्पेक्टस का जो प्रोविजन था, उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। कंपनी की प्रथम वार्षिक सभा की जो अवधि है वो समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के 18 माह से घटाकर 9 माह कर दी गई है। यानी कि जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है उसका जो टाइम पीरियड था इनकॉर्पोरेशन से 18 मंथ जो था, उसको लेस करके क्या कर दिया गया है स्टूडेंट, 9 मंथ कर दिया गया है। यानी कि कंपनी की जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है वो समामेलन से 9 माह के भीतर आयोजित करनी होगी। तो इस टाइम पीरियड को 18 माह से घटाकर कितना किया गया है स्टूडेंट, 9 माह कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या 200 कर दी गई है, पहले ये 50 थी स्टूडेंट। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 200 तक हो सकते हैं, यानी कि जो पहले 50 तक हो सकते थे वो अब कितने हो सकते हैं स्टूडेंट, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या 200 कर दी गई है। कंपनी के निदेशक मंडल में 1/3 स्वतंत्र निदेशकों यानी कि जो प्रवर्तक नहीं हो, प्रबंधकीय व्यक्ति ना हो, यानी कि इस कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, ना तो वो प्रमोटर हो और ना ही वो कंपनी के मैनेजमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जो इस कैटेगरी में ना आते हों। तो 1/3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि आपके जो संचालक मंडल है स्टूडेंट, खास तौर से ये जो रूल है
ये पब्लिक कंपनीज के लिए है। एक पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में संचालक मंडल में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। तो इन 15 सदस्यों के अंदर से 1/3 यानी कि 5 डायरेक्टर्स जो हैं, जो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, यानी कि स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। ऐसा प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इन 4 को एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए। इसमें स्थानापन्न प्रविवरण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोस्पेक्टस वाला जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। कंपनी की प्रथम वार्षिक सभा यानी कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइम पीरियड था, समामेलन के 18 माह से घटाकर 9 माह कर दिया गया है। निजी कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या को इस कंपनी अधिनियम में 200 कर दिया गया है, जो कि 1956 के कंपनी अधिनियम में 50 थी। कंपनी के निदेशक मंडल में 1/3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है। 1/3 से मतलब स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एक संचालक मंडल में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, तो यानी कि 5 जो निदेशक हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए। इसका प्रावधान कंपनी अधिनियम में किया गया है और ये प्रावधान सार्वजनिक कंपनियों के लिए है, निजी कंपनी के लिए नहीं है। यदि कंपनी 50% ऋणदाताओं का भुगतान करने में विफल रहती है तो उसे बीमार कंपनी, इल कंपनी घोषित करने के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने 50% ऋणदाताओं का भुगतान नहीं कर पाती तो उस कंपनी को बीमार कंपनी घोषित किया जाएगा। ऐसे प्रावधान इस कंपनी अधिनियम में किए गए हैं। कपट की परिभाषा यानी कि फ्रॉड की डेफिनेशन को इस कंपनी एक्ट में इंक्लूड किया गया है, जो कि पहले के कंपनी अधिनियम में नहीं थी। तो फ्रॉड की डेफिनेशन को क्या किया गया है स्टूडेंट, इंक्लूड किया गया है। कंपनी के विरुद्ध कुप्रबंध तथा बीमार कंपनी संबंधी कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण बनाया गया है, यानी कि इसे अपन कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, यानी कि कंपनी के कुप्रबंध से, कंपनी में कुप्रबंध है तो उस कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए, कोई कंपनी यदि बीमार कंपनी हो गई है तो उस कंपनी को बीमार कंपनी घोषित करने के लिए, यानी कि इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिकरण की स्थापना की गई है जिसे हम कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये सब बातें इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर स्टूडेंट क्या की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। आगे हम बात करते हैं कंपनी गत 3 वर्षों के अर्जित सकल लाभ। सकल लाभ से मतलब होता है स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट। इस कंपनी एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि कंपनी अपने प्रीवियस 3 इयर्स के कलेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट का 7.5% राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। क्या कर सकती है, राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है अपने गत 3 वर्षों के अर्जित सकल लाभ का 7.5%। चंदा किसको दे सकती है, वो राजनीतिक दलों को दे सकती है। तथा कंपनी को गत 3 वर्षों के औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट का 2% सामाजिक दायित्व पर व्यय करना अनिवार्य है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। तो इस कंपनी एक्ट में ये 2 प्रोविजन और किए गए हैं कि भाई एक तो कंपनी जो है अपने प्रीवियस 3 इयर्स के ग्रॉस प्रॉफिट का 7.5% जो है वो राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है, और कंपनी को अपने 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट का, प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना क्या है स्टूडेंट, अनिवार्य है। एक सदस्य वाली कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 1 पर्सन कंपनी
की संकल्पना को प्रभाव में लाया गया है। भाई कंपनी एक्ट 1956 के अंदर 1% कंपनी का कंसेप्ट नहीं था। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए 1% कंपनी का कंसेप्ट लाया गया है, ताकि वह भी लिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट के थ्रू क्या कर सकें स्टूडेंट, वह भी लिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट के थ्रू प्रॉफिट को क्या कर सकें, अर्न कर सकें। ऐसा कंसेप्ट इसमें लाया गया है। निष्क्रिय कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि निष्क्रिय कंपनियां खास तौर से स्टूडेंट वो होती हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों से कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की हों, तो निष्क्रिय कंपनियों को भी इस कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था दी गई है। या फिर कुछ ऐसी कंपनियां जिन्होंने भावी परियोजनाओं के लिए इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया है या पेटेंट की प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो यानी कि ऐसी कंपनियां जो भावी परियोजना के तहत स्थापित की जानी है, उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो स्टूडेंट ये सारे प्रोविजंस हमको याद रखने हैं कि भाई इस कंपनी एक्ट में क्या क्या नया किया गया है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोविजनल सब्स्टिट्यूट प्रोस्पेक्टस का प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग का जो टाइम पीरियड है उसे रजिस्ट्रेशन के 18 माह से घटाकर 9 माह कर दिया गया है। निजी कंपनी के अंदर सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 कर दी गई है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 1/3 डायरेक्टर्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसा प्रोविजन किया गया है। यदि कंपनी 50% ऋणदाताओं का भुगतान करने में विफल रहती है तो ऐसी कंपनी को बीमार कंपनी घोषित करने के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है और कंपनियों के विरुद्ध कुप्रबंध की कार्रवाई करने के लिए या बीमार कंपनी संबंधी कार्रवाई करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर्स के क्रॉस प्रॉफिट का 7.5% जो है वो राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है और कंपनी अपनी प्रीवियस 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% उसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना पड़ेगा, ऐसा कंपलसरी किया गया है। और 1% कंपनी के कंसेप्ट को इस कंपनी एक्ट में लाया गया है यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। और निष्क्रिय कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो ऐसी कंपनियां भावी परियोजनाओं के लिए स्थापित की जानी है, ठीक है ना, जैसे कि पेटेंट की प्राप्ति के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी जो है वो इस कंपनी एक्ट के अंदर की गई है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि भाई कंपनी एक्ट कैसे कैसे इंडिया में आए, कैसे कैसे बनाए गए, फर्स्ट कंपनी एक्ट सबसे पहले कहाँ पर बना, इस व्यावसायिक स्वरूप की स्थापना क्यों की गई, और जो कंपनी एक्ट 2013 इंडिया के अंदर प्रेजेंट में चल रहा है उसकी मेन फीचर्स क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने इन सब बातों को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम कंपनी का मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।